हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज की वीडियो में अपन देखेंगे जो चैप्टर 2 है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर के बहुचयनात्मक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं उनको देखेंगे अपन। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक समरूप विद्युत क्षेत्र। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक समरूप विद्युत क्षेत्र एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कहाँ पे होती है? अचालक गोला। तो अचालक गोले के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ बताया था, ऐसा ई और आर के बीच में। तो अचालक गोले के लिए कैसा आया था आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से आया था। अचालक गोले के अंदर तो सरल रेखीय और बाहर इस तरीके से ये आया था। आर बराबर आ रही है पृष्ठ पे। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान सर्वाधिक कहाँ? ई वाई अक्ष पे है ना। तो ई का मान सर्वाधिक कहाँ है? यही तो है। देखो आप सबसे ज़्यादा यहाँ से बढ़ता है फिर अधिकतम होता है और फिर घटने लग जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? यहाँ पे। कब? आर बराबर आर पे। और आर बराबर आर कहाँ होता है बताओ? सतह पे, पृष्ठ पे। तो पृष्ठ पे होगी। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व निर्वात में कितना होता है? तो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला बताया था U बराबर, एक तो बताया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और एक बताया था मैंने आपको हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर दे। तीसरा देखेंगे आप। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तो मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल में, ऐसा कोई घन है, इस घन के केंद्र पर कोई आवेश रखा है 1 माइक्रो कूलाम में, मान लेता हूँ Q है। तो बताओ ये एक बंद पृष्ठ हो गया, क्योंकि केंद्र पर रखा है तो बंद हो गया आवेश, हुआ है ना। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नोट, मतलब इस घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ही हो गया। लेकिन उन्होंने पूछा है प्रत्येक फलक से। प्रत्येक फलक का मतलब एक फलक से। तो इसमें कितने फलक हैं? 6 फलकों से इतना विद्युत फ्लक्स गुजरता है। तो एक फलक से कितना गुजरेगा? एक फलक से तो ये गुजरेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नोट। Q का मान दे रखा है, मान रख दें आप 1 माइक्रो कूलाम, और एप्सिलॉन नोट का मान भी आपको पता है 8.85 गुना 10 की घात -12। ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं नहीं। आगे देखें इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्या कहता है आपको? चौथा कहता है एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले 2 द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखें तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। एक घन है, उस घन के अंदर ऐसा कोई घन है, उसके अंदर 2 द्विध्रुव रखें एक दूसरे के लंबवत। एक का आवेश -Q प्लस Q और दूसरे का भी -Q और प्लस Q, ये 2 द्विध्रुव रखें। तो इस घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो गाउस के नियम के अनुसार फाई बराबर बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए सभी आवेशों का योग और बटे एप्सिलॉन नोट। और इस बंद पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का योग करें तो +Q -Q 0 +Q -Q 0। तो फ्लक्स कितना आएगा बताओ? 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर घिरे आवेशों का योग 0 है, इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा बताओ? 0 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पाँचवा देखेंगे आप। एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा? तो त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि साबुन का बुलबुला एक गोला हो गया और गोले को लगातार ऋणावेश दे रहे हो आप, तो ऋणावेश इस पर बढ़ता जाएगा। तो ऋणावेश की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती जाएगी। और हमें पता है जब किसी गोले को आवेश दिया जाए तो उसके आकार में क्या होती है? वृद्धि। कारण क्या है? कि उसकी सतह पर बल लगता है। चालक गोले की सतह पर बल पड़ा था और वो बल किधर लगता है बताओ? सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो गोले के आकार में क्या होती है बताओ? वृद्धि होती है। तो यहाँ गोले के आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। एक गोले में Q आवेश स्थित है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन नोट है। गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान में कितना परिवर्तन होगा? एक गोले में Q आवेश स्थित है, तो गाउस के नियम के अनुसार इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नोट। अब इसकी त्रिज्या आधी कर दें, Q आवेश यही है, गोले की त्रिज्या आधी कर दी, छोटा बना दिया गोला। अब कितना होगा? अब भी विद्युत फ्लक्स तो उतना ही रहेगा,
क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है, बंद पृष्ठ के अंदर घेरे गए कुल आवेश ऊपर लेते हैं, नीचे एप्सिलॉन नोट। और वहाँ मैंने बताया भी था गुणों में, क्या बताया था गाउस के नियम के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों में, कि जो विद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो केवल किस पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। अगर बात करें अपन न्यूमेरिकल नंबर 7 की, तो न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या कहता है, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना है। इकाई धनावेश, तो Q का मान दे दिया आपको 1 कूलम, तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा, 1/एप्सिलॉन नोट। Q बाई एप्सिलॉन नोट होता है, Q की जगह 1 रख देंगे, मतलब एप्सिलॉन नोट इनवर्स इतना आएगा। सही है ना। आगे अगर बात करें, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं स्मॉल a और b हैं। 8वां क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं स्मॉल a और स्मॉल b हैं। इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर, समान पृष्ठ आवेश घनत्व लिया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। त्रिज्याएं a और b हैं, समान पृष्ठ आवेश घनत्व, पहले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व और दूसरे गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, पहले गोले का आवेश बटे पहले गोले का क्षेत्रफल और दूसरे गोले का आवेश बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल। हो गया है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q2 को इधर ले आओ तो Q1 बटे Q2 बराबर आ गया R1 बटे R2 का होल स्क्वायर आया, और स्क्वायर हटा दें तो R1 बटे R2 बराबर Q1 बटे Q2 का रूट या होल स्क्वायर ले लो। और आपको त्रिज्याएं कितनी दे रखी हैं, A और B, तो R1 की जगह A मान सकते हो और R2 की जगह B, तो A बटे B का होल स्क्वायर बराबर Q1 बटे Q2, समीकरण नंबर 1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा है आपसे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात इधर निकालते हैं अपन, क्या आएगा बताओ, E1 बटे E2, पहले गोले की बटे दूसरे गोले की। तो फार्मूला क्या होता है, गोले के पृष्ठ पर क्या होता है, KQ बटे KQ1 बटे पहले गोले की त्रिज्या का स्क्वायर तो A स्क्वायर, और KQ2 बटे दूसरे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर तो B स्क्वायर। सही है ना। अब K से K कैंसिल, उल्टा कर दो इसको तो क्या आ जाएगा बताओ, Q1 बटे Q2 गुणा B स्क्वायर बटे A स्क्वायर आएगा या नहीं। ठीक है। और Q1 बटे Q2 का मान यहाँ से रखते हैं, Q1 बटे Q2 का मान क्या है, A बटे B का होल स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे A बटे B का होल स्क्वायर गुणा B स्क्वायर बटे A स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 1 बटे 1, मतलब आंसर क्या आएगा, 1:1। बोलो आएगा या नहीं। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन लेते हैं अपन। 9वें में क्या किया, उल्टा कर दिया। 9वें में बोला है दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A और B हैं, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। अब की बार बोला है समान आवेश से आवेशित करने पर, तो समान आवेश से आवेशित किया है, Q1 बराबर Q2 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात E1 बटे E2। तो फार्मूला क्या होगा, KQ1 पहले गोले की त्रिज्या का स्क्वायर A स्क्वायर और KQ2 दूसरे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर B स्क्वायर। K से K कैंसिल, और Q1 और Q2 बराबर है, सवाल में दिया है समान आवेश से आवेशित कर रहे हैं, तो Q1 और Q2 भी कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा B स्क्वायर बटे A स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात आ गया अपने पास B स्क्वायर बटे A स्क्वायर। बोलो आया है ना। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो मैं पेज चेंज करता हूँ अभी। देखो आप क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r के बीच में परिवर्तन हुआ। ग्राफ, लंबे सीधे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र 2k λ/r, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E समानुपाती 1/r। अब आपसे ग्राफ पूछा है E और 1/r के बीच में, E और 1/r, तो E जो है वो 1/r के समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ बनेगा ऐसा।
और अगर ई और आर के बीच में पूछता, ई और आर के बीच में यदि पूछा जाता तो ई जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है, तब ऐसा बनता। लेकिन हमसे 1/r के बीच में पूछा है तो ये सरल रेखीय ग्राफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या बोला है? क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार स्थित है कि वर्ग के तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है ना, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे ये तो आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है ऐसे ही, ये तो विद्युत क्षेत्र की जैसा ही, और यहाँ पे इसी में एक वर्ग बना रखा है ऐसे ही। अब वर्ग के तल पे ही कोई रेखा खींच दें ये, तो ये रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती। ठीक, अब बोला है यदि वर्ग की भुजा ये है तो वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स कितना है? वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स, तो आप गौर से देखना, ये वर्ग है, तो ये जो वर्गाकार पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे यूँ होना चाहिए, यूँ इस तरीके से ऊपर की ओर, पृष्ठ के लंबवत और ऊपर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो ऊपर की ओर हो गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा ही हो गई, ये क्षैतिज तल में ही ऐसे, यही तो है। तो एक तो ऊपर की ओर ले रहे हैं और एक क्षैतिज तल में ले रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि जब अपन फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस फार्मूला लगा दिया, थीटा का मान 30 रख दिया, नहीं है। थीटा होता क्या है? ई व ए के मध्य, ई व ए के मध्य कोण। तो ई की दिशा तो ये वाली हो गई है, और क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इसके लंबवत ऊपर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, मतलब ऊपर की ओर। तो बताओ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा क्या हो जाएगा? 90, और यहाँ 90 रखें तो cos 90 का मान 0, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं? तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन था। तो इसी के साथ अपने चैप्टर 2 के बहुचयनात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल आप ट्राई करें, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछें।